बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वसीम अहमद और आप देख रहे हैं ताज़ा तरीन हालात वाक़यात पर तबसरों और तजियों का प्रोग्राम ज़माना गवाह है। नाजरीन, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ तारीख़ी, सकाफ़ती, जोग्राफियाई और सबसे बढ़कर दीनी एतबार से जुड़ा हुआ मुल्क है। तालिबान अफ़गानिस्तान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मिसाली होंगे और पाकिस्तान का मगरबी बॉर्डर पुरसुकून हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और तालिबान ने अफ़गानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने देने का पाकिस्तानी मुतालबा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान बदएतमादी और सरहदी कशीदगी बढ़ रही है। हालिया दिनों में तालिबान रजीम के इंडिया की तरफ झुकाव ने जलती पर तेल का काम किया है और इस वक्त दोनों मुल्कों की अफवाज एक दूसरे पर भरपूर हमले कर रही है, जिसके नतीजे में दोनों तरफ नाकाबिले तलाफी जानी और माली नुकसान हो रहा है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जंग कभी भी किसी मसले का मुस्तकिल हल नहीं हो सकती, लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि दोनों ममालिक की क़यादतें अपने अपने सियासी, सफारती और मजहबी हलकों को एक्टिवेट करें और मिल बैठ कर तमाम बाहमी तनाज़ात हल करें, ताकि इस खित्ते से मुस्तकिल बुनियादों पर दहशतगर्दी का खात्मा और देर पा अमन कायम हो सके। हम आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ फरमा हैं तर्जमान तदीम इस्लामी और नाजिम शोबा नशर शाद जनाब रज़ाउल हक साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फरीद अहमद पराजा साहब और उनके साथ हैं मारूफ तजिया निगार और दानिशवर जनाब तौसीफ अहमद खान साहब। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रज़ाउल हक साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान जो हालिया जंग या झड़पें हो रही हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब, इसकी तारीख तो पाकिस्तान अफ़गान ताल्लुकात की बहुत पुरानी है और वो मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैह के दौर को छोड़ के बाकी तकरीबन सारा दौर आपको आपस में मुखासमत नज़र आती है। बहरहाल इस वक्त तफसील का मौका नहीं है। 80s में जिसको अफ़गान जहाज़ हम कहते हैं, वो कोल्ड वॉर की बुनियाद पर सोवियत यूनियन जो था जी, उसने यूएसएसआर। USSR उसने इधर हमला कर दिया अफगानिस्तान पे। वो गर्म पानियों तक रसाई चाहता था। तो शुरू शुरू में तो अमेरिका को भी शायद यही लग रहा था कि पाकिस्तान तो वो भी नहीं बचेगा, अफगानिस्तान को तो ले गया, वो कब्जा कर लिया है। लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया से जो है वो मुजाहिदीन इकट्ठे हुए और पाकिस्तान में इकट्ठे हुए और उन्होंने फिर बहरहाल एक ये हिस्ट्री का एक पूरा ऐसा वाकया है कि जो भुलाया नहीं जा सकता कि एक बड़ी ताकत को शिकस्त दी। इससे पहले बरतानिया की तो शिकस्त ताजे बरतानिया को, जी, जो कॉलोनियल दौर में, वो तो शिकस्त दे ही चुके थे। अच्छा, उसके बाद वॉरलॉर्ड्स आना शुरू हो गए। वॉरलॉर्ड्स ये कि वो कई जत्थे बन गए और अंदरूनी खाना जंगी का खाना आगाज हो जंगी गया। का मामला बन गया। जी, यहाँ तक कि 96 में मुल्ला उमर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक मदरसे के पढ़ने वाले तालिब इल्म थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना यहाँ मुल्क को इकट्ठा किया जाए। और बहरहाल वो इनकी एक सोच थी, इस्लामी निज़ाम हुकूमत मदरसा हक़ानिया, और उस पर उन्होंने यानी कि काम शुरू किया। जहाँ जहाँ गए अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी, यहाँ तक कि वो इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान कायम हो गई। ये 1.0 थी। और इसमें जो आपको दिखाई देता है कि उन्होंने इस्लामी तालीमात को काफ़ी हद तक नाफिज करने की कोशिश की। हर एक से कुछ मिस्टेक्स होती हैं। पहली बार ज़ाहिर बात है, कोई भी हुकूमत में आए तो उसको ये तो नहीं मालूम होता, और वैसे भी इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, ये अपनी जगह मसला है। लेकिन उसको तस्लीम कर लिया था। पाकिस्तान ने भी किया था, UAE ने भी किया था, सऊदी अरब ने भी किया था, और फिर 9/11 हो गया, करवा दिया गया। मकसद था उससे पहले कि आप थिंक टैंक्स देखें, उनकी पूरी रिपोर्ट्स देखें तो वो सामने आती हैं। और उसके बाद जब से वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ऐलान जॉर्ज बुश जो था 1990 में उसने किया था ना, कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सोवियत यूनियन खत्म हो चुका हुआ था, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था कि अमली तौर पर उसका निफाज कर दिया जाए। और फिर उसका आगे प्लानिंग करते करते नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर वो ले जाने के लिए 9/11 के फौरन बाद अगरचे उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में मौजूद था, और लेकिन कुछ शवाहिद नहीं थे कि हमला उसामा बिन लादेन या उनके बंदों ने की है।
तो अफगानिस्तान की हुकूमत ने तो यही मुतालबा किया था कि आप अगर शाहिद हैं तो दे दें, हम उसको अपनी कोर्ट सिस्टम के थ्रू आप देखेंगे सख्त से सख्त सजा देंगे, जो भी अदरवाइज हम अपने मेहमान को डिपोर्ट नहीं मेहमान कर को तो सकते। रिपोर्ट नहीं कर सकते। बहरहाल वो एक बात ये उनका ऑफिशियल मौकफ था। जैसे ही उनकी तरफ से अच्छा ये भी कहा गया कि हम किसी तीसरे मुल्क में जाके करने को तैयार हैं। जैसे मुझे अभी तक याद है, जैसे ही ये बात की गई उससे उसी वीक के दौरान अमेरिका जो है उसने पाकिस्तान में लैंड करने का फैसला कर लिया। जैसे कि जनरल मेजगुल साहब फरमाया करते थे कि अफगानिस्तान तो बहाना है, असल निशाना पाकिस्तान है। तो वो निशाना बहरहाल वो अपनी जगह पे मौजूद है। 20 साल जो अफगान तालिबान हुकूमत में रहकर अमेरिका और तकरीबन 40 ममालिक उसके साथ थे, उनके साथ मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नेटो फोर्स की बात करें, नेटो भी थे और भी थे, सब भी साथ थे उस वक्त। चीन ने भी मुखालफत नहीं की थी, रूस ने भी। अभी तो ये यानी कि अपनी तरक्की की मंजिल को आगाज कर रहे थे उसका। सारे का सारा जो इमोशनल आप यूं कह सकते हैं कि पलड़ा था, वो अमेरिका का ही भारी था। तो अमेरिका जो था वो पाकिस्तान में लैंड किया, यहाँ एयर बेसिस भी लिए और फिर 20 साल अफगान तालिबान ने वो जगह छोड़ी, हुकूमत गारों में चले गए। गुरिल्ला वॉर का आगाज कर दिया। गुरिल्ला वॉर में ये है कि बहरहाल वो टेरेन ऐसी है अफगानिस्तान के, वहां पे गुरिल्ला वॉर लड़ना किसी दूसरे का बस का काम नहीं है, क्योंकि जो उस ट्रेन को जानता है वही जानता है कोई ये गार क्या है, कैसे नहीं है। और वो बंकर बस्टर और ये चीजें ये भी वहां पे नाकाम हुई बहुत ज्यादा। अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि तफसीरात के मुताबिक बाज इंटरनेशनल इदारों के ही तकरीबन 3 से 4 लाख अफगान जो हैं वो शहीद हुए, आम शहरी आप कह सकते हैं। और फिर अपनी हुकूमतें लाके बैठा दी, पहले हामिद करज़ई की, फिर अशरफ गनी की, और काबुल जो था वो वाला काबुल बन गया जो शाह के दौर में था, कि वहीं पे वो हर किस्म की जो बदमाशी और हर किस्म की जो गलत हरकत है वो आपको मिल जाती थी। अच्छा, उस जंग के अंदर अमेरिका को कामयाबी उस तरह तो हासिल ना हो सकी, क्योंकि अगर तो उसके जो स्टेटेड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स वो ये थे कि उसामा बिन लादेन को पकड़ना है, जो 9/11 का मास्टरमाइंड है, वो भी नहीं कर सके। और एक ये कि डेमोक्रेसी लेके आनी है वहाँ पे, वो भी नहीं कर सके। ख़वातीन के राइट्स ये उनके मुताबिक अपनी, ये हम अपने मुताबिक नहीं कह रहे, उनके मुताबिक ये थे, तो उनमें से कोई चीज़ वो उस तरह से पूरा नहीं कर सके। और फिर बहरहाल नुकसान भी उन्होंने बेपनाह उठाया, पैसे भी बहुत बर्बाद किए। $3 ट्रिलियन की फिगर भी आ रही है सामने, सेनेट हियरिंग कमेटी के अंदर सामने लाई गई ये बात। और फिर मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ, ये ओबामा दौर में शुरू हो चुका था और ट्रंप ने उसको इख्तिताम तक पहुंचाया। शुरू ओबामा दौर में हो चुका था। कतर और दोहा उसको जगह बनाया गया कि वहाँ मुज़ाकरात हों, और अफ़गानिस्तान की तरफ से जो डेलीगेशन जाता था, मुझे अभी तक याद है, शेर मोहम्मद स्तानकज़ई साहब वो उसमें लीड करते थे। एक मौके पे तो वहां पे एक मुस्तकिल ऑफिस भी बन गया हुआ था ना, उनका कतर ऑफिस खोला गया ना, वो कतर ऑफिस था वो खोला गया, और उनकी निगोशिएशन की टेबल पर सामने लिखा होता था इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान। ठीक है, तो वो इस तरह से उन्होंने निगोशिएट किया। सर ये तो भी तारीख कामयाबी तारीख होगी अफगानिस्तान की। इसी को लेके आगे चल जंग की वजूहात जानना, इसी को आगे लेके चल रहे हैं। 15 अगस्त 2021 को अमेरिका चला गया यहाँ से, और अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत कायम हो गई। इसे हम कहेंगे इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान 2.0, दूसरी हुकूमत है जी। और ये 20 सालों के दरमियान बड़े ममालिक ने बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी की। मिसाल के तौर पे इंडिया ने वहाँ इतने काउंसिल खाने खोले, इतनी इन्वेस्टमेंट्स की, अपने लोग वहाँ भेजे, रखवाए, स्पाइज अंदर डाले। अमेरिका कुछ ऐसे ही असला इतना सारा छोड़ के चला गया वहाँ पे। और फिर ये कि मुशर्रफ दौर में जब पाकिस्तान वॉर एंड टेरर का हिस्सा बना और अमेरिका का इस सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर में फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना, तो उस दौर में मुशर्रफ ने यहाँ से 57,000 परवाजें जो हैं उनकी इजाज़त दी, या इजाज़त क्या देनी थी, उसको हुक्म मिला तो उसने वहाँ पे जाके बमबारी की। जब हमने अपनी फ़िज़ाएं और हवाएं उनके सुपुर्द कर दी, हाँ जी, तो फिर वो जाने और उनका काम जाने। अच्छा, जितनी मर्जी फ़िज़ाएं वो अपनी परवाजें उड़ाएं। इस वक्त वहाँ पे जो हुकूमत मौजूद है ना, उसमें नौजवान नस्ल जो है वो तो उन्होंने तो देखे पिछले 20 साल है, 25 साल है।
पर चले पिछले जो आपकी उम्र के पहले 5 7 8 साल जो है उसमें तो आपको होश ही नहीं होती, उसके बाद कुछ थोड़ी होश आनी शुरू होती है। तो उन्होंने तो देखा ही ये है कि पाकिस्तान जो है वो उनको यानी अफगानिस्तान को तंग कर हालत रहा है, जंग में देखा है और अमेरिका के हमलों में देखा हमलों में देखा है और पाकिस्तान को अमेरिका को सपोर्ट करते हुए देखा है। अगरचे ये बात फिर सामने आई कि ये पाकिस्तान डबल गेम करता है, वो एक अलग किस्सा है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है फैज़ मीर, जिस दिन वो 15 अगस्त 2021 की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका तो का वो चाय इनखला का हुआ। कप जाके वहां पे पी रहे हैं बड़े जो उनके आला ओहदेदार हैं, जो कि मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी बहुत बड़ी, ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह का वहां जाकर इस तरह खुलेआम बिल्कुल मुनासिब नहीं था। जंग के दौरान 20 साल की अफगानिस्तान को जहां जहां से भी अफगान तालिबान को जहां जहां से भी मदद मिली, चाहे वो टीटीपी से मिल रही हो, चाहे वो दाइश से मिल रही हो, कई तो ऐसा भी हुआ, तो उन्होंने ली। दाइश के साथ उनकी जंग भी जारी रही, मुखासमत भी रही। फिर जब मामला थोड़े से बिगड़ना शुरू हुए, गालबन ये 2-3 साल पहले की बात है, इसमें एक तो टीटीपी के साथ नेगोशिएशंस में अफगान तालिबान ने कहा हम सालसी का किरदार अदा करवाते हैं पाकिस्तानी हुकूमत का, क्योंकि वो टीटीपी यहाँ दहशतगर्द हमले करवाती है, तो वो बेल मंडे नहीं चढ़ सकी। नंबर एक तो वो मामला आ गया। दूसरा बाढ़ के काटने का। अब ये है कि वो उनकी हुकूमत में इतनी कैपेसिटी है भी नहीं, अफगान तालिबान की हुकूमत पे इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरा मुल्क एक उसको उस तरीके से चला सकें जिस तरह पाकिस्तान चलाता है या कोई और मुल्क बड़ा चलाता है। ये कैपेसिटी नहीं है उनके पास। ये बात ऑन द रिकॉर्ड आ जानी चाहिए सामने। वो तो नहीं मानते वैसे। नहीं, वो ना माने, लेकिन हकीकत यही है, उनके पास वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं है कि वो उस तरह से रन कर सकें पूरे मामले को। और इसीलिए आपने देखा कि वो जो बॉर्डर्स है ना, मुख्तलिफ, ईरान की तरफ भी है, उज़्बेकिस्तान की तरफ भी है, उधर तुर्कमानिस्तान की तरफ भी है, पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान की इधर केपी वाली साइड पे भी और बलूचिस्तान वाली साइड पे भी जो हिफाजत कर रहे होते हैं वो कई दफ़ा टीटीपी के लोग होते हैं और कहते हैं इन्होंने हमारी मदद की, अब उनको नाराज़ भी नहीं कर सकते। ये भी उनका कहना है, अफगान तालिबान का, हुकूमत का। उनके अपने अंदर भी कुछ डिफरेंसेस हैं। वो ईदों के मौके पे देखा हमने 2 मुख्तलिफ बयानात जारी हैं। इसका मतलब है टीटीपी और तालिबान अफगानिस्तान इस वक्त हलीफ हैं। यूं कह सकते हैं आप कि वो उनको हरीफ के तौर पे नहीं देख रहे। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, आप उसको हरीफ के तौर पे नहीं वो देखते। अच्छा, मुख्तसर मैं बात को कंप्लीट कर रहा हूँ कि अब बहरहाल ये पाकिस्तान ने भी मिसाइल हमले किए, एमन ज़वाहिरी वाले मामले में भी ये स्पेस इस्तेमाल हुई, वहां पे मुखालफत की वजह बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं। फिर तस्लीम नहीं किया, रूस कर सकता है, चाइना वहां पे उनके साथ डील्स कर सकता है, इंडिया के जा सकते हैं वो, तो पाकिस्तान को क्या मुसीबत पड़ी हुई कि हम तस्लीम ना करें? क्यों ना करें, हमें करनी चाहिए तस्लीम शुरू से ही। और साथ ये कि इसमें बहरहाल ड्यूरेंट लाइन एक बहुत बड़ा मसला है, ड्यूरेंट लाइन। तो ये वो चंद चीजें हैं जिसकी वजह से अगरचे अभी खबर आई है कि शायद कुछ सीज फायर का मामला हो 2-4 दिन के लिए, लेकिन लगता ऐसी है कि ये ज्यादा चलने वाला नहीं है अनलेस ये मुश्किल हो जाए, अंडरलाइंग रियल प्रॉब्लम्स को टैकल ना किया जाए। फरीद भाई साहब, जैसा कि अभी बातों में तारीख सारी आ गई अफगानिस्तान की, और जो मेन वजूहात हैं इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी की, वो भी सामने आ गई। आप ये फरमाएं कि क्या अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, और अगर हो रही है, जो कि यकीनन हो रही है, और इसके कई शवाहिद पाकिस्तान उनको दे चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे भी दे चुका है, उनको भी दे चुका है, तो अफगान हुकूमत जो है वो यानी इन शरपसंदों को रोकती क्यों नहीं, या इन शरपसंदों को पाकिस्तान के हवाले क्यों नहीं करती? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो वाकई जो सूरत हाल है और थी वो इंतहाई परेशान कुन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, अफवाज के लिए, ख़ास तौर पर चतराल, वज़ीरिस्तान और ये जनूबी अज़ला वगैरह वहाँ के अवाम के लिए 4 बजे के बाद तो बाहर निकलने का सवाल नहीं पैदा होता। इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है जैसे यहाँ कोई हुकूमत नहीं है, किसी हुकूमत की रिट नहीं है, दहशतगर्दों के खौफ की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते। दहशतगर्दों की हुकूमत है, यानी हुकूमत ही उनकी है।
और इस तरह की सूरत हाल बड़ी नाकाबिले कबूल होती है। फिर जिन जो नुकसानात हुए हैं वो नुकसानात अवाम के भी हैं, हमारी पुलिस के भी हैं और हमारी अफवाज के भी हैं। तो बहरहाल ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसपे जाहिर बात है कि एक फौरी रद्द अमल तो अफगान हुकूमत के खिलाफ ही होता है कि जैसे उन्होंने इनको पनाहगाहें दी हुई हैं और उन्होंने या वो इनको रोक नहीं वो रहे। उनको रोक नहीं पा रहे। तो ये ठीक है, यानी ये सवाल पैदा होता है। जब ऐसी सूरत हाल हो तो हमें भी कहीं ना कहीं कोई हकीकत पसंदाना नुक्ता नज़र से सोचना चाहिए। एक तरफ भारत है जो हमारा असली दुश्मन है। मई के वाकयात के बाद उसका तिलमिलाना और उसका हमारे खिलाफ हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करना और हमारे खिलाफ प्रॉक्सी वार करना, ये बहुत ही काबिल फहम चीज है। और उसका अफगानिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना ये कोई नाकाबिल फहम बात नहीं है, हमें समझ आने चाहिए। वो हमारा दुश्मन है, वो असली हमारा दुश्मन है और वो अपना काम करेगा, उसने उससे तो कोई गिला नहीं हो सकता। वहां पर अपने सफारत खानों के नाम पर अपने दहशतगर्दी के अड्डे खोले रखे हैं। यही अशरफ गनी के और इनके मोहम्मद करजई के। जी। अच्छा, अब ये ना कि जी क्या हम एक फौरी तौर पर ये तय कर दें कि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत भी पाकिस्तान दुश्मन है और ये हम तय कर दें कि जी ये बिल्कुल हमारे लिए रास्ते बंद हैं, या हम ये समझें कि कोई उनके भी मामलात मसाइल कोई उनकी प्रॉब्लम्स हैं। ये बात समझते हुए जमात इस्लामी ने, और ये जाहिर बात है कि हर एक मुहिब वतन जमात को कोई ना कोई कोशिश करते रहना चाहिए, तो जमात इस्लामी ने अपने एक हाई लेवल वफद जो है जिसमें हमारे प्रोफेसर मोहम्मद इब्राहिम साहब जो हमारे मरकजी नायब अमीर हैं, उनको और उनके साथ 5 रुकनी एक ऐसा वफद है कि जो इंतहाई जिम्मेदार है। ये वफद कब भेजा गया है? ये 23 सितंबर, यानी बहुत ही करीब की बात है। अभी एक माह नहीं हुआ। 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक 7 दिन ये वहां पर रहा है। ठीक है, तो ये अभी की बात है यानी। और इन्होंने वहां पर उनके 5 अहम तरीन वज़रा से मुलाकात की, वज़ीर आज़म से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन वो अचानक वहाँ सूरत हाल वो नेट बंद होने की वजह से एक ऐसी हंगामी सी सूरत हाल हो गई और वज़ीर दाखिला के साथ बड़ी तफसीली इनकी मुलाकात हुई और आम अफराद, उलमाए किराम और जिंदगी के तीसरा, यानी एक इसी फोकस करते हुए था कि पाकिस्तान के साथ जो मामलात हैं इनको किस तरीके से ठीक किया जाए और ये क्या है। एक तो हमारे लोगों का ये तासुर है कि ये एक तरह से पहली और आखिरी हुकूमत है कि जिसको समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान दोस्त है या हो सकती है, दीनदार लोग हैं। फिर उसके बाद ये कि ये पख्तून है, गैर पख्तून नहीं है, और उसके अलावा ये कि सेकुलर नहीं है, यानी कई चीज़ें आप समझ सकते हैं, यानी इसमें कौम परस्त नहीं है। वरना ये कि वहाँ तो हर तरह की एलिमेंट को इस्तेमाल करने के लिए आलमी ताकतें या आलमी इस्तेमार या पाकिस्तान दुश्मन ताकतें वो हर वक्त तैयार हैं। अब ये कि उनके जो प्रॉब्लम है उनको भी इन्होंने समझा। वो कहते हैं जी अभी हम आपकी तरह की मजबूत हुकूमत नहीं है, ना हमारा कोई आइन है, हम एक रौब की बुनियाद पर कायम हुई हुई हुकूमत है। हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कोई अपना कंट्रोल जो है वो कोई कायम कर सकें। 18,000 से 17-18,000 इन तालिबान की तादाद है कि जो पाकिस्तानी तालिबान है, टीटीपी 18,000। अच्छा, और ये इनके पास असला भी है, इनके पास सारा है। और ये कि ये हमारे यानी हम इनका साथ नहीं दे रहे, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि हम इनको छोड़ नहीं सकते। सर उनको ओपनली डिसोन कर देना, फिर डिसोन कर दें। ये भी वो अपना बयान करते हैं कि चूंकि अब इन्होंने हमारा साथ दिया, जिहाद हमने मिल के लड़ा, अब रूस के खिलाफ भी, अमेरिका के खिलाफ भी।
अब इनको डिसओन करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, ओन करना भी मुमकिन नहीं है। यानी ये कि दाइश पाकिस्तान का भी दुश्मन है, दाइश हमारा भी दुश्मन है, दाइश के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अब ये कि इनके बारे में हम पाकिस्तान को के साथ हम एक पेज पे होने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका ये कहना था कि जो हमारे यानी आती हैं सिविल के अफराद जिसमें वज़रा भी हैं और वज़ीर दाखिला भी, और उनके साथ हम ईज़ी होते हैं, लेकिन जो हमारे फ़ौज के अफराद आते हैं उनके साथ शायद हमें मुश्किलात आती हैं। वो हमारी मुश्किलात को समझते नहीं हैं। या चलें फ़र्ज़ करें मैं सिविलियंस के साथ वो ईज़ी हैं, तो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब भी जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, अच्छा वो तो मेरे ख़्याल है कम से कम 2 दफ़ा तो जा चुके अच्छा, अफ़गानिस्तान। अब ये ना कि जी मैं हुँ, ये नहीं समझता कि मैं कोई उनकी तरफ से कोई बात करूँ। मैं तो हुँ। ये समझता हूँ कि हमें मसला हल करने की तरफ बिल्कुल, बिल्कुल हमें तो मैं तो समझता हूँ कि तज़िया तो उनके यही है उनके ना। उनके हुँ, नुक्ता नज़र को भी देखना चाहिए। हुँ, एयर स्ट्राइक्स भी इस दौरान हुई हैं। हुँ। अब ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, और ये मामलात में अब पहलू को ठीक करने की तरफ आने के कुछ पहलू उसमें उन्होंने कहा जी कि हम काफ़िरों का साथ नहीं दे सकते, जी, जी, लेकिन नहीं। हमारे ताल्लुकात हैं, उनके अच्छा। तजारती ताल्लुकात हैं। लेकिन पाकिस्तान का दौरा क्यों नहीं कर सके, इन्होंने सवाल हुँ, किया। उन्होंने कहा जी हमारे ऊपर जो सैंक्शंस थी यूएन की सैंक्शन से जो हमें वेव्स होनी थी, इंडिया ने करवा ली, पाकिस्तान ने नहीं करवाई। हमें मतलब ये है ना कि रूस ने करवा ली। हम तो मतलब ये था कि ये एक वेवर मिलना था। हुँ। ये वेवर है, मतलब मैं कोई यानी वहाँ कोई उसमें नहीं गया कि मेरा कोई तरजीह थी। यानी ये उनका एक नुक्ता नज़र था उनके वज़ीर, कि ये नहीं था कि मेरी तरजीह जो है वो पहले ये थी कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन ये है कि यूएन सैंक्शंस की वजह से वहाँ का मेरा दौरा पहले हो गया, पाकिस्तान ने नहीं करवाई ये वेवर। मतलब ये था जी कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें अफ़गानिस्तान बहरहाल क़द्र मुश्तरक है, मुसलमान हैं, हमारी सरहदें मिलती हैं, हमारी कबायली इलाकों का एक बहुत बड़ा एक पुराना आपस के अंदर रिश्तेदारियाँ, हुँ, आपस के ट्राइब्स वो मिलते हैं। हुँ। सियासी, समाजी और दीनी रिश्ता समाजी है मिलते हमारा उनके हैं, साथ रिश्ते ऐसा। मिलते हैं। हुँ, अब तक वो यहाँ पर महाजरों के तौर पे रहे, हमारे आना-जाना बहुत यानी पासपोर्ट की पाबंदियाँ जब अब ये लगी हैं, वरना पहले तो बहुत ही आसान आमतौर थी। अब ये कि इस सारे को हमें कोई थोड़ा-सा और तरीके से भी सोचना चाहिए। ये नहीं है कि उसको ये समझना चाहिए कि जो वो हमारे हमारे लोग कत्ल होते रहे हैं और हमारे अफ़वाज के लोग कत्ल होते रहे हैं, और हम ये समझते रहे हैं कि अफ़गान हुकूमत जो है उसको अमेरिका पैसे दे रहा है, हमारी दुश्मन ताकतें, वो सारी बातें पाकिस्तान अपनी का तो जगह एक ठीक ही मुतालबा था ना या कि आप अपनी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें, दैट्स इट। या यानी इसके अलावा तो कोई मुतालबा पाकिस्तान का वो नहीं है अब ना। कहते हैं जी हम अंदरूनी इलाकों की तरफ उनको भेजते हैं, जहाँ पाकिस्तान के एतमाद से इनको गजनी की तरफ और परली तरफ इनको धकेलते हैं। यानी ये कि आप हमारा साथ दें, हमें मजबूत करने के लिए हमारी हुकूमत को तिजारती तौर पर हमने इस दौरान अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है। हमारे 4 5-6 हज़ार कारखाने हमने लगाए हैं। हमें ये समझें कि हम एक कमज़ोर सी हुकूमत है। यानी ये नहीं है कि हम कोई बड़ी एस्टेब्लिश सी हुकूमत है। हमें हमारे साथ ये तावन करें, हम इनको ताकि परे धकेलें और इनको उस तरफ ले जाएँ, ताकि ये है कि कोई एक मुश्तरका लाहे-अमल तय करके हम चलें। तो सिवा अहमद खान साहब अभी फ़रीद पाजा साहब जो है वो जैसे ही उनका वफ़द गया वहाँ पे और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो वो मुश्किलात ग्राउंड रियलिटी जो वो फ़ेस कर रहे हैं, वो उसका ज़िक्र फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हालात जो हैं वो तब उनके ज़्यादा बिगड़े हैं अफ़गानिस्तान के कि जब अफ़गानिस्तान के जो इक़्तिदार पे जो लोग हैं, उनका झुकाव ज़रा इंडिया की तरफ हुआ, तो मामलात ज़्यादा ट्रिगर हुए। आप क्या समझते हैं कि इंडिया का रोल है पाकिस्तान में जो ये इस वक़्त जो शरंगेज़ी हो रही है उसमें? सर वी शुड बी ट्रुथफुल, लेट्स कॉल ए स्पेड। जी, ठीक, ठीक। मुझे कोई परवाह नहीं है कि भी उनके इंडिया के साथ जितने मर्जी ताल्लुकात, मुझे ये परवाह है कि मेरे साथ कैसे ताल्लुकात।
और दूसरी बात ये है कि भी जब मेरा जवान शहीद होगा, मेरा पाकिस्तानी सिविलियन शहीद होगा ना, जितने मर्जी समाजी सियासी ताल्लुकात हम उनसे सवाल करें। 4 साल हो गए हैं जी उनको हुकूमत में आए हुए। उसकी थोड़ी सी मैं ब्रीफ सी ना ऐसे पॉइंट टू पॉइंट हिस्ट्री आपको जी बताऊंगा। प्लीज। 4 अरब डॉलर अमेरिका ने अंडर द टेबल दिए हैं तालिबान को, ठीक है, जबकि उनकी स्टेट बैंक को वो नहीं मानते, उन पर सैंक्शंस हैं, नकद पैसे दिए होंगे। और ये वो रकम है जो उन्होंने रोक ली थी उनकी नहीं अपने जी नहीं, अकाउंट्स उनकी में, उनके अपने अच्छा वो बैंकों भी में, एक ये उसके अलावा है? नहीं नहीं हाँ, ये इमदाद है, ये वो इमदाद भी एक के नाम पे लतीफा है। अफगानिस्तान के कौन से एसेट थे वो खुद ही उन्होंने क्रिएट किए, अमेरिकन ने अपने ही बैंकों में रखे हुए हैं। अब ये उसको रिक्लेम कर रहे हैं कि नहीं ये हमारे थे, ठीक है। हकीकत मैं आपको बयान करनी चाहूंगा जी। अहमद अल जवाहिरी का रजा साहब ने जिक्र किया। सर दोबारा चेक कर लें अहमद अल जवाहिरी के लिए तैयारा कहाँ से उड़ा और उसकी मुखबरी किसने की। अच्छा दूसरा, यानी आप समझते हैं कि पाकिस्तान का रोल नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था सर। आई कैन वाउच फॉर पाकिस्तान। हम मासूम चले हमें ना माना जाए पाकिस्तान को, हम बेवकूफ जरूर हैं, ठीक है। हमने तालिबान की चाहे अमेरिका के साथ जो मर्जी दोगली पॉलिसी की, ये जितनी भी जंगें ये जीतने का दावा करते हैं, क्या ये पाकिस्तान के बगैर मुमकिन थी? ये भी तो आप जहन में रखें ना, क्या हमने उन्हें हेल्प आउट नहीं जो किया? वक्त की जो 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी, चाहे हाँ वो जी। यूएसएसआर था या अमेरिका था, वो पाकिस्तान की मदद अच्छा के वो बगैर मुमकिन शिकस्त नहीं भी था। जो है ना वो भी एक मैं आपको बता दूं। सन 2019 प्लीज चेक रिकॉर्ड, सन 2019 के बाद तालिबान ने अमेरिकन पर कोई हमले नहीं किए और उन्होंने दाइश के खिलाफ जो है जंग की टिल 15 अगस्त 2021, ठीक है। और उनको एयर कवर अमेरिका देता रहा। मैं अपने मुल्क की बात करूंगा आज, ठीक है। और जनाब 2021 तक क्या हम साथ नहीं खड़े थे? क्या जब पुल चरखी की जेल जो है वो खोली गई, तो जो हमें मतलूब दहशतगर्द थे, जिनको हम पिछली हुकूमतों को तो बुरा कह रहे हैं, जनरली कह रहे हैं कि जी वो अमेरिका की स्टार्ट गवर्नमेंट थी, क्या वो हमारे मतलूबा दहशतगर्द वीआईपी तरीके से रिहा नहीं किए गए? क्या मुझे ये बताया जाए कि ये वाली जो हम जिसको अब टीटीपी के नाम से याद करते हैं, क्या ये और वो तालिबान एक ही हाथ पर बैत नहीं है? ये मेरे तल्ख क्वेश्चन है, ठीक है। 4 साल में कौन सा ऐसा काम हमने नहीं किया कि इनको समझाने में कि जनाब मेहरबानी करें, हम आपके साथ हैं, यानी हम उन्हें पहले तस्लीम करें, वो दहशतगर्दी पहले नहीं बंद करवाएंगे। ये क्या बात हुई? हम पहले दिन से, आज से हम ब्लीड हो रहे हैं, ये तो अब जो है ना झड़पें शुरू हो गई हैं। अगर ये वाकई इस तरह का है तो वो सर एक शर्त रखते ना, एक शर्त रखते हैं कि आप हमें तस्लीम करेंगे तो हम आपके साथ हर तरह का ताउन करेंगे। नहीं रखी गई, उसके बदले पैसे मांगे गए। यही राजा साहब ने जो फरमाया कि गजनी ले जाते हैं, गजनी से उन्हें टांगे तोड़ के लेके जाएंगे, कभी वो वापस नहीं आ सकेंगे, जिनका काम ही यही है। वो आप उनको धकेलना गजनी की तरफ चाहते हैं, हमारी तरफ क्यों नहीं धकेल देते? तशकीलात ना होने दें। फिलहाल तो काबुल में उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है ना सर, वो 7-8 हजार है या 17-18 हजार है। उनको सेंचुरीज किसने दी हुई हैं? उनकी ट्रेनिंग्स कहाँ हो रही हैं? उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? वो इंडिया कर रहा है, इजराइल कर रहा है। भाई वो तो अहमक दुश्मन होंगे अगर वो वहां पर नहीं करेंगे हमें ब्लीड करने के लिए। किसके जरिए तनख्वाहें जा रही हैं? क्यों इनके वजीर जो हैं वो जनाब वहां जाकर वो ट्रेनिंग्स देखते हैं? मुझे कोई तो किसी सवाल का जवाब दे ना। आज 6 हमारे जवान शहीद हुए हैं औरंगजेब में, कौन कर रहा है? कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, कोई दिन ऐसा। हमारे अभी जो पिछले हफ्ते मैं उस दिन नोट कर रहा था, 24 घंटों में 30 ऑफिसर्स और जवान शहीद किए गए, ठीक है। ये कोई मजाक है? आपको बताया जा रहा है कि जी हम बड़े मजबूर हैं, हम बड़े कमजोर हैं, ये उनका मौकफ हो सकता है। उन्होंने जब दाइश के 17-18 हजार लोगों से लड़ना हो, तब वो कभी कमजोर नहीं होते, कभी मजबूर नहीं होते। वो सिर्फ इनके लिए मजबूर है। क्यों? मैं आपको एक मीटिंग की अहवाल बता देता हूं। ये इधर वाले जो लोग हैं, उन्होंने कहा हम पे प्रेशर है पाकिस्तान का। ज़ाहिर है पाकिस्तान का प्रेशर है।
पाकिस्तान उनकी लाइफ लाइन भी है। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रही, लैंडलॉक्ड कंट्री है, हम उन्हें बरादराना ताल्लुकात ही चाहते हैं। पर उनकी सारी इंटरनेशनल ट्रेड जो उन्होंने है वो कहा है कि पाकिस्तान है। जब आप आए थे तो हमने आपको पनाह दी थी, ये आपका और हमारा रिटर्न मुआहदा है। मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंदजादा अमीरुल मोमिनीन वो एक फतवा जारी कर दें। अच्छा, अब उस फतवे में जब बात करते हैं कि जी वो हमें तो ये कहा कि सिर्फ अफगानिस्तान तक आपका जिहाद है, ये भी एक बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन है। उनसे पूछें तो सही, अफगानिस्तान वो समझते कहां तक है? सर मेरा पाकिस्तान का मुकदमा भी सुने, हमने आज तक उनके खिलाफ क्या किया है मुझे बताए कोई। मुझे कटहरे में खड़ा करें, मैं अपना मुकदमा लड़ूंगा। मैं पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के एहसानात की एक लंबी लिस्ट मैं है, एहसान भी फहरिस्त नहीं है कहता पूरी। जी, हमारे भाई हैं, हमने एक दीनी इस्लामी हुकूमत के तौर पर उनको सपोर्ट किया है। कब नहीं किया? जब वो हमारे खिलाफ पख्तूनस्तान की तहरीकें चला रहे थे। वादी तीरा पर किन्होंने हमला किया, ये अब मैं हिस्ट्री में लेके जा रहा हूँ। वादी तीरा में पख्तूनस्तान की हुकूमत बनाई, बाजौड़ पर हमला किया, ये मैं आपको 50s की बातें बता रहा हूँ। वहां पर ये सारा हमने तो आज तक कुछ नहीं किया। और ड्यूरेंट लाइन, इसकी बात करें, ड्यूरेंट लाइन की तारीख तो पढ़े, 1919 में मुआहदा हो जाता है अंग्रेज के साथ दोबारा। ये मेरे आजाद पसंद अफगानी, अल्लाह इन्हें आजाद रखे, उस वक्त 1919 में ये असल आजादी पाते हैं कि अब फॉरेन पॉलिसी ऑफ अफगानिस्तान ताजे बरतानिया लुक आफ्टर नहीं करेगा। और जब वो शराइत तय होती हैं, वजीफा बढ़ जाता है, तो वो ड्यूरेंट लाइन पक्की नहीं हो गई कि जब फॉरेन पॉलिसी भी आपने कर लेनी है। फिर ये 25-30 साल मामला बिल्कुल ठीक रहता है। 20 जून 1947 को जब पाकिस्तान बनने लगता है तो ड्यूरेंट लाइन फिर से खड़ी हो जाती है। सर हम तो चीजों को सेटल करते रहे हैं। हम तो चाहे नूर मोहम्मद तरकई हो, चाहे हफीजुल्लाह अमीन हो, चाहे सरदार दाऊद हो, हमने किसको एंगेज नहीं किया कि आए बैठकर बात करते हैं। और अब तो ये हमारे अपने थे, ये तो हमारे अपने थे, हमें ये भी ताना है कि ये आपने बनाए हैं, फलां किया है। यही है ना मामला। हमारे बनाए हुए हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? और ये मैं बिल्कुल किसी रू रायत के बगैर ये कहना चाहता हूं कि वो इतनी आजादी से वो दहशतगर्द नहीं फिर सकते जब तक के वो लोग आंख बंद नहीं करते जो वहां हुकूमत में है। और ये अबूरी हुकूमत थी। अभी 2 माह पहले उन्होंने कहा सॉरी ये अबूरी हुकूमत नहीं, अब यही हुकूमत है, अब ये दोहा मुआहदा है। ठीक है, वो उन्होंने अमरीकियों के साथ किया था। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात भी बता दूं, हम इन्हें भाई कहते हैं, हम इन्हें आज भी भाई समझते हैं कि खुदारा पाकिस्तान के साथ आप बिगाड़ेंगे, मजबूत आप भी नहीं हो सकेंगे। हम रिजॉल्व कर लेंगे अपना, मैं ये भी बता दूं, हो जाएगा। नेशनलिज्म भी बेचा जा रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, और ये मजहबी वाला मामला कि हम तो उधर भी जिहाद करने जा रहे हैं। क्या ये रिपोर्ट गलत है कि 70% अफगान हैं इस तश्कील में जो पाकिस्तान हमला करने आते हैं? ऑफिशियल रिपोर्ट है यूएन की, कोई जुटला दे। चाहे वो टीटीपी के लोग हैं या नहीं, जो टीटीपी के लोग लड़ने आ रहे हैं वो 70% अफगान है, उनको कौन रोकेगा सर? मुझे अपने जवान बहुत अजीज है, मुझे अपने पाकिस्तानी शहरी उनसे पहले अजीज है सर। ज़ौरक साहब, जैसे अभी दोनों वक़्फ़ आपने सुने, एक पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया है, तो एक जैसा ही है, यानी नहीं कोई मुख्तलिफ अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटी जो है। एक पॉइंट भूल जी, ये मैं दोहा मुआहदा भी आपको एक बता ही दूं जी। अब इसको आप कंटेस्ट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं, जो मेरे पास फैक्ट्स हैं। एक शख्स है सुहेल शाहीन जी, उन्हें जो तर्जमान रहे हैं तालिबान। हाँ, जी अभी हैं, कतर में ही होते हैं। वो जर्मन इंटेलिजेंस उन्हें कल्टीवेट करती है, उन्हें ढूंढती है, यानी कल्टीवेट से मुराद ये, और वो फिर सीआईए को बताते हैं। फिर जनाब ये मुतालबा होता है कि अगर आप वाकई मुल्ला उमर के नुमाइंदा हैं तो आप उनसे कोई लेटर जारी करवाएं किसी खास मौजू पर। वो मुल्ला उमर का खत भी जो है वो जारी होता है, यानी वो उनसे रिलेशन जानना चाह रहे हैं। भाइयों की दास्तान सुना रहा हूँ। जी जी। और वो खत भी जारी हो जाता है। फिर सीआईए के साथ, बिल्कुल ठीक कह रहे थे रजा साहब, ओबामा के दौर से मुज़ाकरात शुरू हुए। ठीक है, वो चलते रहे, इनका खुफिया ऑफिस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हुए।
इनकी जो शर्त थी वो ये थी कि इन मुज़ाकरात का पाकिस्तान को इल्म ना हो, और हमें 7-8 साल अंधेरे में रखा गया। और वो मुज़ाकरात लेकिन कामयाब तब हुए जब पाकिस्तान शामिल जाहिर है हुआ। वो तो ऐसे ही होना था। यही तो जी। मैं आज के लिए बात समझा रहा हूँ, आपकी गवर्नमेंट नहीं रहेगी। ये इंडिया ने घूमकर सिर्फ आपको तकरीबकारी के लिए जरूर पैसे भेज देने हैं, बाकी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके लिए नहीं पहुंच सकेगा। वो तो डायरेक्ट भी पहुंच के उसने देख लिया। ठीक है सर, सर, आप- पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी उस वक्त बढ़ी, जैसे मैंने अर्ज किया, कि जब तालिबान रजीम का झुकाव जो है जी, वो जी। थोड़ा इंडिया की तरफ हुआ, और वो इस लेवल पे कशीदगी बढ़ गई है, और उन्होंने आपस में ऐसे मुआहदे कर लिए हैं, जैसे पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ दिफाई मुआहदा किया था, इसी तरह के उन्होंने मुआहदे कर लिए हैं, और उनको इतना ज्यादा इश्ताल दिला दिया है कि वो एक एटॉमिक पावर के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जो जिसको मोहतरम फरीद प्राचा साहब जो है वो कह रहे हैं कि बेबस हुकूमत है, कमजोर हुकूमत है। वो एक एटॉमिक पावर के नहीं, खिलाफ और अपने प्राचा साहब मौसरों ने के नहीं खिलाफ कहा, प्राचा साहब ने उनका मौक़िफ़ हाँ, उनका मौक़िफ़ जी, पेश जी, किया। जी, जी, सही जी, जी, सही ठीक है, आपने ठीक है, करेक्शन कर दी। ठीक है। तो वो जो बेबस हुकूमत है वो एटॉमिक पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई है, जी। इंडिया के उसके इश्ताल दिलाने की जी, जी। वजह से। तो आप क्या समझते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान की इस हुकूमत को इंडियन चुंगल से निकालने के लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा? अच्छा सर, इसमें 2-3 चीज़ें तो वैसे ही रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए, जो एमन ज़वाहिरी के ऊपर अटैक था, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान पाकिस्तान से का नाम किया तो गया। आया ना, नहीं, नाम उसमें किस नाम आया वजह ना से आया पाकिस्तान वो का। आप सुन लें। जी। जो खलीज फ़ारिस है वहाँ से अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर था, वहाँ से क्रूज़ मिसाइल सेंड किया गया, उसका पूरा फ्लाइट मैनिफेस्ट मौजूद है। वो पाकिस्तान की एयर स्पेस को क्रॉस करके जहाँ पर मौजूद था एमन ज़वाहिरी, और वो फटने वाला नहीं था, वो ऐसा था कि वो आगे जाके खंजर बन जाता था, जाके उसके अंदर लगा। तो मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान ने करवाया। सर अब मेरी भी अर्ज सुन लें। नहीं, साहब। सर, नहीं मैं इस से- खिलाफ नहीं, मैं जी, ऐसे हाँ ब्रदर जी। का मौक़िफ़ दे रहा हूँ। अब मैं सारी बात बता देता हूँ। ये अल उदैद है एयरबेस जी। कतर में, जी। वहां से सर ड्रोन उड़ा, ड्रोन अटैक हुआ, ड्रोन से मिसाइल मारा गया। प्लीज चेक। ठीक है, चले, हाँ, ये मिसाइल टेक्निकल वही बहस है, था। टेक्निकल बहस है। जो सर, रजा साहब दूसरी- कह रहे हैं मिसाइल वही था। जी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि टीटीपी की अगर हम बात करें तो अच्छा, इसको स्टार्ट का इस चीज़ से लेते हैं कि पाकिस्तान यकीनन हमारी अस्करी जो क़यादत है या जवान है, उनमें से कोई भी शहीद हो, किसी की भी जान जाए, वो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। वैसे तो हमारे लिए किसी भी मुसलमान की अगर जान जाए तो वो दुख की बात है, सिविलियन हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो। हम इस चीज के कायल, उधर शहादत हो, इधर हो, बुनियादी हमारे तौर लिए पे तो हम एक इस जैसा ही चीज दुख के है। कायल हैं ही नहीं कि ये नेशन स्टेट्स जो हैं, हम बुनियादी तौर पे उम्मा एज ए मुस्लिम उम्मा उसके कायल हैं। उम्मत मुस्लिमा का एक भी शख्स, चाहे वो बिलफेल कायम नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन हमें जो कुरान और हदीस ने, सुन्नत ने, उसवा ने, सीरत ने सिखाया, वो तो यही सिखाया है कि किसी भी एक मुसलमान की जान अगर वो बगैर हक के, यानी बातिल तरीके से और जुल्म करके ली जाए, तो वो शख्स जो है वो काबिल मज़म्मत है। टीटीपी का आगाज जो था वो आपको डमाडोला के हमले से के बाद दिखाई देता है। ये मैं चैलेंज करता हूँ, इससे पहले कोई टीटीपी नहीं थी। डमाडोला में हमला किसने किया, वहां कौन मौजूद था, अमेरिका का साथ किसने दिया, उसने डमाडोला पर हमला करवाया, अपने खाते में ले लिया। फॉर एवर लाइसेंस टू किल है। नहीं, हाँ, ये रहा है असल मसला, यही रहा है कि पाकिस्तान के लिए हमेशा से ये लाइसेंस टू किल रहा है। पाकिस्तान ने जो 57,000 यहाँ से उड़ाए अपने एयर बेसिस से, जिन्होंने अफगानिस्तान में जाके टारगेट्स को हिट किया, वो वहां पे कोई फूल की पत्तियां बरसाने नहीं जा रहे थे, वो वहां पर मिसाइल ही फेंकने जा रहे थे। और इतनी ही इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ने ये बताया हुआ है कि वहां पे 3 से 4 लाख कम अज कम, ये पेसिमिस्टिक फिगर, नीचे वाली फिगर है, इतने अफगान जो हैं वो इस मामले में शहीद हुए। डमाडोला के बाद जामे अफसा की तरफ आ जाए, वो भी हमारे एक फौजी जर्नल जो ऐसे कर कहते हैं मैं कमांडो हूँ, तो उनका किया जा रहा है। एक तरफ मुज़ाकरात कर रही है सिविल हुकूमत, और वो वहां पे फौजी एक्शन कर रहा है। ठीक, क्या अमेरिका के फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनने में और कायम रहने में
चले मान लेते हैं 2019 के बाद अफगान तालिबान ने अमेरिका पे अटैक नहीं किया, लेकिन सर ये अच्छा, फिर अब- कशीदगी उस अब- वक्त तो नहीं बढ़ी ना। नहीं, उस वक्त तो नहीं बढ़ी, उसके बाद तो उन्होंने पाकिस्तान का किरदार उन्होंने क्या पूरी दुनिया में तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने अमन कायम करने के लिए, ठीक है, वो अमेरिका आपकी के बात इनखला ठीक के है, लिए पाकिस्तान ने मदद की वो अफगानियों की। आपकी बात ठीक है, हम्म, लेकिन मैं आपको वो कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, जी ठीक। वो कंपैरिजन दिखा रहा हूँ हम्म, कि अगर नुकसान इधर किसी वजह से हुआ है तो नुकसान उधर भी हुआ था। अच्छा, अब कई मरतबा ऐसा भी होता है, जैसे मैंने पहले अर्ज की कि तकरीबन 20-25 साल का एक जो जवान है, उसने तो देखा ही ये है, उसने तो देखा ही ये है कि जो पाकिस्तान से अमेरिकी जहाज उड़ रहा है, जा रहा है, वहां जाके बॉम्बिंग कर रहा है, वापस इधर ही आता है। इवन इनखलाब भी पाकिस्तान के जरिए ही होता है। वो कुछ सेंट्रल एशियन ममालिक की कोशिश की थी, उन्होंने इनकार कर दिया था कि नहीं। भारत को कहा, उसने बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके आओ अफगानिस्तान, भारत ने इनकार कर दिया। अच्छा, ये तो वो चंद चीज़ें थी जो कि बहरहाल अपनी जगह पे रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ज़रूरी हैं। मेरे नज़दीक जो हल है ना कि इस जंगल से निकलने के लिए, पीपल टू पीपल रिलेशन सबसे अहम है, अवामी रिश्ते। Interaction. और उसकी वजह एक ये है कि दो हैं, एक तो उलमा इकराम का आपस में अच्छा गहरा ताल्लुक है, दोनों साइड। उसका तो जिक्र फरमाया फरमाया। फरीद पाजा साहब ने पाजा कि साहब उनका ने। वफद गया है, जी, 5 जी। रुकनी ये वफद। दिस इज द सॉल्यूशन, ये बात थी। ये जी। बहुत अहम है। हम्म, दूसरा, पश्तून खानदान, एक ही खानदान, वो दोनों साइडों पे आबाद है। ऐसी बहुत सी, आपको यानी कि मैं सैकड़ों हजारों की कहूँ, बहुत सी मिसालें मिलेंगी। तो ये इंटरेक्शंस जो है ना, इनको खोलने की जरूरत है। तीसरी बात ये है कि बहरहाल कुरान पाक में जो हमें रहनुमाई दी गई है, बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमल मुमिनीना इख्वा, मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं। तो भाई भाई जो है वो इस गलतफहमियां हो सकती तरह हैं। जंगे तो नहीं ना जी। एक दूसरे से हम्म, लड़ा करते। ठीक। और सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाया, अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, कि काफिरों के लिए शदीद तर हैं दुश्मनी में, और आपस में इंतहाई रहमदिल। अभी बात करेंगे आगे, ये आगे जो सारा मामला दुनिया में चल रहा है, इसके लिए जो खुरासान का जो इलाका बनना है वो यही बनना है। अब इसमें किसका रोल होगा, क्या होगा, वो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, अगली बात, मुल्ला उमर का दौर जो है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो टेम्पलेट है। वो टेम्पलेट इसलिए है कि उस वक्त बहुत बड़ी नौयत की कोई ऐसी एक दूसरे के खिलाफ, बहुत बड़ी नौयत की एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयाँ या नफरतें नहीं। क्या आप समझते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान ने जो फौरी तौर पे उनकी हुकूमत को एक- तस्लीम कर लिया था, ये उसकी वजह थी? एक ये वजह थी, दूसरी उनकी शख्सियत, और उनकी शख्सियत को मानना दोनों साइडों पे, वो भी अपनी जगह पे अहमियत का हामिल था। मौलाना समीर हक अल्लाह ताला उन्हें रहमत करे, वो उनके जरिए भी ये मामलात टैकल होते रहे हैं। कई दफ़ा होता था आपस में, दो भाई एक घर में रहते हैं, उनकी आपस में कई दफ़ा अनबन हो जाती है, तो कोई ना कोई वो सुलह सफाई करवाने वाला होता है अंदर। अब सुलह सफाई करवाने वाला एक चीन है ना, वो कर रहा है कुछ, और ये अलमिया है हमारे लिए कि जो मुस्लिम ममालिक उनमें से कोई कुछ नहीं कर रहा, वो चीन जो है वो कर रहा है। दोस्त के तौर पे दावत दें उनको, ऐसे नहीं कि वो उनको बुलाया और या उनको, जिस तरह अभी बात आई सामने कि वो जो वेवर सैंक्शंस जो क्योंकि यूनाइटेड नेशन में तस्लीम ही नहीं है ना वो, तो उसके लिए वेवर हासिल करना पड़ता है आपको, कि इजाज़त, यानी जो इजाज़तनामा ही समझ लें। तो वो अगर इंडिया ने हासिल कर लिया तो हमें उससे पहले कर लेना चाहिए था, उनको बुलाते। वैसे पाकिस्तान ने उनको होस्ट भी किया हुआ एक मरतबा, बाद में अफगानिस्तान की ये वाली नहीं, हुकूमत वो बनने के बुलाते बाद। वो तो एक बहुत ही अच्छा हो जाता है, जी, एक gesture हो जाता या है, यहाँ लेकिन से जाते, यहाँ से तो गए हैं, कई दफा गए हैं। हाँ गए, उलमा लेकिन इकराम का वफद गया है, जी, जी। वजीर खारजा हमारे गए हैं, फिर जमात इस्लामी का वफद गया है। सर वो आयत अलग, उलमा ये इस्लाम दोनों का अलग क्या? हैं, जी, ये बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। अलग चीजें हैं। एक जी। है हुकूमत, एक है उलमा इकराम का मैं राब्ता। हुकूमत का भी बता जी, रहा हूँ ना जी, में 4 है। ममालिक ने जो एक कॉन्फ्रेंस की है, जिसका वो आया था, इलामिया आया था हाँ जी, कि अफगान सरजमीन जो है वो किसी के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल ना हो, और खास तौर पे ये बगराम एयरबेस का जो जी, मुतालबा आ रहा है, जी, अफगानिस्तान उसको तस्लीम ना करे। जी, जी। इस पे आगे चल के बात करते हज हैं। करते हैं, लेकिन इसमें ये बात देख लीजिए कि चीन अभी भी उनके मायदे हैं अफगानिस्तान के साथ सबसे ज्यादा शायद
और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तफसील का मौका नहीं, रूस ने उसे तस्लीम कर लिया हुआ है, उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान को भी बहरहाल अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को सामने रखते हुए मामला करना चाहिए। और वो एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, ये एक यूं समझ लें कि इनसाइड इंफॉर्मेशन टाइप की है कि अफगान तालिबान ने भी कुछ कोशिश की है कि टीटीपी के एलिमेंट्स को एलिमिनेट किया जाए, मिलकर बातचीत करके। ये नूर वली महसूद वाला जो मामला है ना, आप इसकी डिटेल्स डिग कीजिएगा, आप मालूम हो जाएगा टीटीपी का चीफ जो है उसको टारगेट करने में, उसको ख़त्म करने में, मारने में किरदार किन किन का था। उसमें आपको किरदार यकीनन पाकिस्तान का भी दिखाई देगा, लेकिन उसमें आपको किरदार उस इंफॉर्मेशन का भी दिखाई देगा जो सरहद पार से आई, तो फिलहाल जो सरहद पार से आई। लेकिन वो बहरहाल ये टाइम लगता है इन चीज़ों में। आपको पता है ये जो बरतानिया और नॉर्दर्न आयरलैंड की आपस की जंग थी, प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथलिक्स, ये 100 साल चली है तकरीबन। तो ये इतनी जल्दी खत्म हुआ भी नहीं करती, वो दोनों ही सही थे। बाकी ये है कि 2 हाथों से ताली बजा कहती है, वो एक हाथ से तबला तो घुटना बजा सकता है लेकिन ताली नहीं बजा सकता। तो उसमें ये है कि दोनों का कसूर अपनी अपनी जगह मौजूद होता है, उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए और उसी में आगे बढ़ने का कोई ना कोई तरीका जो है वो इख्तियार करना चाहिए। अब दोहा माहिदे की एक बहुत बड़ी अहम शिक ये थी कि ये साइंड है बाकायदा कि वो सरजमीन, अफगान सरजमीन को किसी दूसरे पर हमले के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन हमें पता है किया गया है, ठीक है ना। उनके उसी का तो ऑफशूट है जो इस वक्त हम भुगत रहे हैं जी। अच्छा फरीद पटेल साहब, ये फरमाएं कि जैसे अभी जिक्र आया था कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन इत्तेहादी बना और यहाँ से परवाजें गईं और डमाडोला हुआ और उसके नतीजे में जो है वो क्या उसे कहते हैं टीटीपी बनी और फिर लाल मस्जिद वाला वाकया, ये सारी दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं जो पाकिस्तान ने जो फ्रंट लाइन इत्तेहादी बन के अमेरिका का साथ दिया, ये उसके नतीजे में हुआ। आप क्या समझते हैं कि ये उसी वक्त का वो है, क्या उसे कहते हैं कि अफगानियों को या तालिबान को जो गुस्सा है वो अभी तक जो है, ये वजह इस वक्त की कशीदगी की है कि वो पाकिस्तान को वो माफ़ नहीं कर रहे जो पाकिस्तान ने उस वक्त जो जराइम किए उनके खिलाफ, और उनका सफ़ीर जो है उसको किस तरह जलील किया पाकिस्तान ने और उनको पकड़वा दिया और बाकी सारे मामला जिसका अभी रज़ा उल हक साहब ने भी जिक्र किया। तो क्या ये वो गुस्सा है जो अभी तक जो है उनसे सेटल नहीं हो पा रहा? लेकिन ये कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो कौमों के शऊर तहत शऊर तक चली जाती हैं। जैसे रज़ा उल हक साहब ने भी बात की है, मुल्ला अब्दुलसलाम ज़ईफ़ का हवाले किया जाना, फिर इसी तरह अब यो परवेज़ मुशर्रफ ने तो अपनी किताब में लिख दिया कि किस तरह डॉलरों के एवज़ इनको हवाले किया गया, फिर जो सलूक किया गया, फिर गवातोनामो बे की जो दास्तानें हैं वो कितनी मुद्दत तक वो लोग वहाँ पे रहे, किस किस तरह के हालात गुजरे। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, ये एक तारीख के एक हक़ाइक़ हैं। हम ये कहेंगे कि वो वही हैं या अब उनके साथ तो जिन्होंने ये किए थे उनके साथ तो इनके मुआहदे हो गए, अमेरिका के साथ तो इनके मुआहदे हो गए, वो सारी चीज़ें हो गई। अब ये कि यहाँ हम अपनी गलतियाँ भी हमें तज्ज़िये करने चाहिए। अब जो इस वक्त की सूरत हाल है वो तो बहरहाल जितना गम तौसीफ साहब को, मुझे, सबको हमें होगा, दुख होगा, हमारे जवान, हमारे अफसरान, हमारा लहू, हमारे सिविलियन। मैंने तो आगाज ही अपना इस बात से किया था, मैंने तो उनका नुक्ता नज़र बयान किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा नुक्ता नज़र या हमारी जमात का नुक्ता नज़र है। हमारा ये नहीं है कि हम यानी ये समझते हैं कि जो टीटीपी ये कार्रवाइयाँ कर रही है वो जस्टिफाई है, वो तो किसी सूरत में कोई भी ये कर सकता है कि स्टेट विद इन स्टेट कायम हो जाए, कोई ये कर सकता है कि वो इस तरह से एक सूरत हाल बन जाए कि जी यहाँ हमारे अफराद इस तरह से दीवारों के साथ टकरा के वो बारूद भरी गाड़ियां और हमारे लोगों के चीथड़े उड़ जाए, कौन बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए ये बात जो है वो इस अंदाज की नहीं है। लेकिन अब ये कि हमें इस तरह से ये सोचना कि हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ क्या कर रहा है और ट्रैप हम कितना हो रहे हैं, हमें किस ट्रैप से किस हद तक बचना है,
हमें अपने हालात किस तरह ठीक करने हैं, आलमी सतह पे क्या जाल बिछाए जा रहे हैं। एक जो एक नेचुरल सा बुलाक बन रहा था या बन चुका है, जिसमें पाकिस्तान और ईरान और अफगानिस्तान और अजरबैजान और चीन और रूस, एक पूरी की पूरी एक पट्टी तुर्की, और क्या वो सारी की सारी चीजों के खिलाफ भी तो कोई चीज हो रही है ना। Here you are. या This is the point. या अब उसको भी तो हमें, यानी ठीक है कि उसमें हम उनको कहेंगे कि वो ये कर रहे हैं, वो हमें कहेंगे, लेकिन हमें ये भी तो सोचना होगा कि कौन इस सारे को कर रहा है और इससे हमें बच के क्या निकलना है। सर, हमने हमेशा इस फोरम से जो है इत्तेफाक और इत्तेहाद की बात की है, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के साथ जब ये इनका चल रहा था 9/11 के बाद अमेरिका का हमला, और 20 साला जो उनका जिहाद था, बाकायदा वो जिहाद था जिसको पूरी दुनिया ने माना कि वो वाकई जिहाद था, और उसमें वो शामिल थे, और अल्लाह ताला ने उनको फतह और नुसरत अता फरमाई, और इस फोरम से हमने बैठ के उसके लिए खुशियाँ मनाई, ठीक और बात। यहाँ तक कहा कि ये एक मुआजिज़ा है, ये इस सदी का मुआजिज़ा है जो अल्लाह ताला ने दिखा दिया है कि निहत्ते कौम के हाथों एक ऐसे इत्तेहाद को, जंगी एक नॉन जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक इतने बड़े जंगी इत्तेहाद को शिकस्त दिलवा दिया, तो इससे बड़ा मुआजिज़ा नहीं है। हमने तो हमेशा इत्तेहाद की बात की है, और बानी तंजीम इस्लामी डॉक्टर इशरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान, PIA डॉक्टर साहब कहा करते थे कि ये अगर मिल जाएँ तो ये बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं दुनिया की सियासत में। तो हमने तो इस लेवल पे जो बात की, और फिर डॉक्टर साहब अहादीस भी बयान फरमाया करते थे कि जिसमें था कि खुरासान का इलाका, जिसमें अफ़गानिस्तान पूरा है, जिसमें ईरान का कुछ इलाका है, पाकिस्तान का कुछ इलाका है, यहाँ से फ़ौजें चलेंगी हज़रत मेहदी की मदद के लिए, तो यहाँ से लश्कर निकलेंगे। तो ये बातें अपनी जगह, ये प्लान अपनी जगह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की पेशीन गोइयाँ अपनी जगह हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा था कि ये जिस खुरासान से फौजें और लश्कर निकलने हैं हजरत मेहदी की मदद के लिए, उनकी नुसरत के लिए, वो आपस में ही एक दूसरे की खून की प्यासी हो जाएंगी। इन हालात में सिर्फ ये तजिया दे दीजिए कि जो इस खत्ते के अहम ममालिक हैं, रूस है, चीन है, इस्लामी ममालिक है, सऊदी अरब है, तुर्किया है, कतर है, वो क्या रोल अदा कर सकते हैं इस कशीदगी के खात्मे के लिए। पहले आप अपना तजिया दीजिएगा, फिर प्राचा साहब से लूंगा मुख्तसर अंदाज में, और फिर मैं जाऊंगा सर, दिस इज लॉरेंस साहब कॉल्ड की तरफ। ग्लोबल साउथ। अगली जी दुनिया है एग्जैक्टली, ग्लोबल बिल्कुल साउथ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और चीन लीड करेगा। चीन ने जो मुआहदे किए हैं, जो भी किए, वो इसीलिए किए हैं कि उनको मईशत की तरफ लाया जाए। ठीक, कमजोर हुकूमत है, जी, गरीब मुल्क जी, है, और जंग ज़दा मुल्क है, बिल्कुल ऐसे। जहाँ पर रजा साहब ने कहा कि भी इतने लोग वहां मारे भी गए अमरीकी हमलों से। पूरी कोशिश की। एक वक्त वो भी आया कि हम पाकिस्तान वाले उनसे लोगों की बात करवाया करते थे, मुल्कों की। हमने चीन को भी बीच में डाला, हमने रशिया को भी बीच में डाला। Exactly. सर, ये 4 साल की दास्तान। और दूसरी बात, ये एंगेजमेंट जारी रहनी चाहिए। जो उल्मा वाली बात है ना, वो उल्मा जी। नहीं, स्पेशली जमात इस्लामी है, जमीयत उल्मा इस्लाम है, ये सारे, इन लोगों की एंगेजमेंट जारी रहनी चाहिए। इनका अपना इन्फ्लुएंस वहां पर मौजूद है। जो पुराने लोग हैं, जो यानी कि सर्दो गर्म चशीदा सर कहते हैं, वो लोग मौजूद हैं, उनकी वजह से सेनेटी प्रिवेल करेगी। ठीक हो गया। इसकी कोशिश अपनी जगह जारी रहनी चाहिए। लेकिन आपका मुल्क जब ब्लीड हो रहा हो ना, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। आपका मामला ये है कि ब्रेज़िन्स्की का मॉडल है कि दुनिया में वो मुल्क अगली 100 साल की सुपर पावर है जो इस क्रेसेंट में हुक्मरानी करेगा। वो क्रेसेंट कहाँ से शुरू होता है? ज़ाहिर है अफगानिस्तान उसका रास्ता, और वो सेंट्रल एशिया है। ठीक है, तो भाई साहब ये वो भी समझे ना। हम तो रोजाना जाते हैं, आपके सादिक खान जो हैं वो रोजाना जाते हैं कि जी उन्हें मनाया जाए। वो क्यों ना हमें मनाए? हमारे घर तो साफ बिछी हुई है, हम तो लाशें उठा रहे हैं। वो अगर वो मुखलिस हैं, वो हमें क्यों ना मनाए? हम रोजाना जनाजे उठाते हैं। और आज यहां तक बात पहुंची है कि 2 ब्रदर इस्लामी मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, और उसके पीछे मफादात किसके हैं? क्या हमें नजर नहीं आता? हम कहते हैं कि मुशर्रफ का दौर, मैं साफ कह देता हूँ, एक बेगैरती का दौर था। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता, चाहे वो डमाडोला वाला जो वाकया है, बड़ा दर्दनाक वाकया है, उस वक्त बकायदा एक उसको नाम दे दिया गया, और हमने भी, हमारे हुक्मरानों ने उस वक्त बेचा।
एक गुड तालिबान है, एक बैड तालिबान है, तो टीटीपी का नाम दे दिया गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि हमारे ये तो काम होते रहे, क्या मैं आप सारे यहाँ पर, आपने अभी फरमाया कि हम यहाँ पर उनकी नुसरत के लिए प्रोग्राम करते रहे, क्या ये सारे तालिबान जो हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में फतह हासिल की, उनकी फतह में पाकिस्तान ने कोई रोल नहीं अदा किया? क्या ये हमारे बगैर पॉसिबल था? हमने डबल गेम की होगी, मैंने इशारतन अर्ज किया, लेकिन हमने की नहीं है क्या? पॉजिटिव रोल अदा किया है और उसके बगैर मुमकिन ही हमने नहीं एक था। हफ्ते में पूरे अफगानिस्तान में, कि आप जरा सोचिए कि गुरिल्ला फोर्स है, वो 50 एक जगह छुपे हुए हैं, 50 एक जगह अपने हमले कर रहे हैं, अचानक अमेरिका जाने का ऐलान करता है, वो ही गुरिल्ला फोर्स एक ऑर्गेनाइज फोर्स बन के एक हफ्ते में पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लेती है। और उससे पहले उनको इतना ताकतवर किसने रखा है? वो कोयटा शूरा कौन थी? हमारे जुम्मे कोई गुनाह तो लगाएं। मुशर्रफ कब का चला गया? मुशर्रफ ने जिनका साथ दिया उनके साथ आपने मुज़ाकरात करके हुकूमत ले ली है, हमारा क्या कसूर है? आप हमारी फोर्सेस को ब्लीड क्यों कर रहे हैं? सीधा मामला है सर, आपको लरोबर अफगान वाले मामले से निकलना होगा और फिर दोनों मुल्क मिलकर तरक्की करेंगे और ग्लोबल साउथ तरक्की करेगा। ये इमर्जिंग पावर है, अपना आप खुद से खराब ना करें, वो डिमेंशिंग पावर है अमेरिका। थोड़ा कहे सईद वो बाजवा बहुत, साहब, आप बहुत क्या समझ। ये कशीदगी, हालिया कशीदगी जो है, इसके खात्मे के लिए आप क्या तजावीज़ देंगे कि क्या रूस, चीन, सऊदी अरब और कतर और एक तुर्किया जो है वो क्या तो रोल अदा कर जी सकते हैं? एक तो यही है जी कि अफगानिस्तान को तस्लीम किया जाए, हमें कुछ थोड़ा सा उस रास्ते पे चलना बाकायदा चाहिए, तस्लीम कर लिया जाए बाकायदा तस्लीम इन कर लिया हालात में जाए। भी। इन हालात में क्या हम्म, हर्ज है? यानी कोई हमें और फिर पार्लियामेंट को भी कोई इसमें दाखिल किया जाए इस सारे मामले में। और उसके अलावा ये कि सऊदी अरब, कतर और ये इन सब को हम ऑन बोर्ड लें। और ऑन बोर्ड, ईरान भी, इवन ठीक ईरान भी, ठीक। और उसके साथ चीन और हत्ता कि रूस को भी, मतलब ये मामलात से तुर्की खास तौर पे बहुत ही अहमियत रखता है। इससे लाताल्लुक हम न रहें, न रहने दें और मामलात को आगे बढ़ाएं और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। ज़ौलत साहब, आप कैसे कंक्लूड करेंगे? जी वसीम भाई, मैं जैसा कि तस्करा हुआ तो मुझे याद आया, ज़हन में आया कि फ़िरौन ने, सवाल में आपने पूछा था, फ़िरौन ने कभी सोचा था कि मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर में ही पलेंगे? तो ये तो वही है कि वो मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ऐसा होता है कि अल्लाह ताला की मशीयत में भी होता है, और अगर कोई इखलास नीयत के साथ ही काम करे तो उसका इंजाम भी अच्छा होता है। हमें चले उम्मत की लेवल की बात करें, उम्मत को उम्मत पनाह बनना चाहिए जैसे थी पहले। वो उम्मत पनाह की सूरत अब इख्तियार नहीं कर रही। हर एक के अपने ज़ाती मुफादात हैं। नेशन स्टेट्स के जो ज़ाती मुफादात होते हैं उसी के अंदर फंसे हुए हैं सब। और अब थोड़ा सा धचका लगना शुरू हुआ है, ख़ास तौर पे जब से ये इसराइल ने वो हमास वाला मामला, उसके बाद कतर पर हमला हुआ, ये वो सारी चीज़ें मिलाकर कर देखें, अगर अब शाम के ऊपर हुआ जो, और यानी कि पूरी ग्लोबल सिचुएशन को देखकर मुस्लिम ममालिक का कुछ ज़मीर कुछ जागना शुरू थोड़ा हुआ है। ज़मीर शायद बड़ी बात होगी जागना, इतना ज़रूर हुआ है कि वो अगर सोए हुए थे तो एकदम हड़बड़ा उठे कि ये मामला इतना आसान नहीं है। वो जो हमें कहता है कि हम सिर्फ तुम्हारी ही मदद करेंगे, हर सूरत में करेंगे, वो जब मौका आता है तो वो दूसरे की, इसराइल की मदद करता है, वो हमारी मदद नहीं करता। ये बात क्लियर है। और बहरहाल हदीस आपने तज़किरा फरमाया, हदीस मुबारक में बड़ा क्लियर है ये बात कि ग्रेटर इसराइल जिसे हम कहते हैं, उसकी तरफ तो वो बढ़ रहा है, तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। और वो इब्लीसी इत्तेहाद सलासा और इंडिया को भी ख़ास रोल दिया गया है। इंडिया को जो रोल दिया गया है उसमें ये भी शामिल है कि वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा बन के रहे, और ये भी शामिल है कि ग्लोबल नॉर्थ के अलायंसेस में रहे। रेलुकटा बनाया हुआ उसको, ये उसका टास्क ही उसको ये दिया हुआ है बाकायदा तौर पे, ठीक है, ताकि दोनों तरफ एक नज़र रहे। हमें भी खित्ते की अहमियत है, हमसे मुराद ये है कि ये पूरा इलाका और इसके जो ममालिक हैं उनको खित्ते की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। यही वो खुरासान है जहाँ से जिस साहब ने फरमाया कि हज़रत मेहदी की नुसरत के लिए लश्कर जाएंगे,
और यही वो खुरासान है जहाँ से काले झंडे निकलेंगे और कोई उनको नहीं रोक सकेगा। ये हदीस के मुताबिक मफहूम अर्ज कर रहा हूँ। यहाँ तक कि वो एलिया जो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यरूशलेम को कहा जाता था, वहाँ नस्ब ना हो जाएंगे। तो बहरहाल ये हक व बातिल की जंग चलती रहेगी। इसमें हमें हक और बातिल जो है ना वो एक दूसरे को नहीं बनाना। आपस में एक दूसरे के आपस में खून का प्यासा नहीं होना। जी बिल्कुल सही तरह से चलें। रोल मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक जिस जिस हद तक अदा कर सकते हैं वो करें और सबको ये बात समझ लेनी चाहिए। मैं 100% एग्री करता हूँ इस बात से तौसीफ साहब की कि ग्लोबल साउथ इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उसने कहा था ना ये ओबामा के दौर के अंदर ही बात हुई थी, पिवट टू एशिया पॉलिसी इसी वक्त आ गई थी। तो उससे पहले की भी ये बातें चल रही थी। तो एशिया की तरफ ही सारा रुख है सारों का। और इस वक्त 2 फ्लैश पॉइंट्स जो बड़े बड़े हैं उनमें एक वो मशरिक वुस्ता जिसे कहते हैं और एक ही हमारे वाला इलाका। ये 2 बड़े बड़े और आप एटॉमिक पावर है। हाँ एटॉमिक पावर है। इधर चीन भी एटॉमिक पावर है, इंडिया भी एटॉमिक पावर है, थोड़ा आगे जाए तो रूस भी एटॉमिक पावर है, दरमियान में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। ठीक है, ईरान जो है वो फंसा हुआ है अभी दरमियान में। वो बहरहाल उसने कोशिश तो बड़ी की है इसराइल के हवाले से। उधर देखें तो एक ही एटॉमिक पावर है, वो इसराइल है और उनका सैमसन प्लान मौजूद है। ये भी सैमुअल हर्श ने एक किताब लिखी हुई है इसके ऊपर कि इसराइल तो यहाँ तक तैयार है कि अगर वो हमारा मंसूबा जो हमने बनाया हुआ है बिब्लिकल बाउंड्रीज के मुताबिक ग्रेटर इसराइल बनाना, अगर वो पूरा नहीं होता तो हम एटमी जंग शुरू कर दें। तो बहरहाल ये खतरनाक ऐसे मौके जो हैं इसके ऊपर फिर बहरहाल सोच समझ के और बड़े एक तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है जिसमें अपने खित्ते का मुफाद जो है वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखता हो, मुसलमानों का मुफाद भी इम्पोर्टेंस। ठीक है, रज़ा हक साहब, जनाब तौसीफ अहमद खान साहब और जनाब फरीद अहमद राजा साहब, आप सब हज़रात का प्रोग्राम में तशरीफ़ आफरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर इस प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अगले प्रोग्राम तक के लिए वसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।